नमस्कार साथियों, शुरू कर रहे हैं आज से रीट 2022 के टॉप एमसीक्यूज की 20 दिन की एक टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने जो है रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नवीन सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के हर लेवल के प्रश्नों का एक समायोजन लिया है, जिसमें हम लोग रीट से संबंधित जो भी प्रश्न, चाहे वह विश्व का भूगोल हो, चाहे वह भारत का भूगोल हो, चाहे वह राजस्थान का भूगोल हो, या अन्य जो विषय जिसमें इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इस तरह से सभी प्रश्नों का समायोजित कर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एमसीक्यू जो है सीरीज लेके आए, ताकि जिसका लाभ आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मिले। और जिन्होंने अपनी तैयारी को शुरुआत नहीं की है या जिनको समय नहीं मिला है, वह इन 20 दिनों में अपनी तैयारी को बहुत अच्छा सा कर लें और रीट का जो ये क्वालिफाई एग्जाम है इसको क्लियर करके मेन एग्जाम की तैयारी में निरंतर लग जाएं, जुट जाएं और अपने सपनों का और एक टीचर बनने का जो सपना है उसको आप पूरा करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए रीट एमसीक्यू के लिए टॉप एमसीक्यू सीरीज 20 दिन के लिए, यानी कि 1 जुलाई से जो स्टार्ट होकर 20 जुलाई तक चलने वाली इस सीरीज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से कि किस तरह से हमें नए टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम हर लेवल के प्रश्न सरल से जटिल की ओर लेके आएंगे, और जिसमें 11th और 12th तक का स्टैंडर्ड रखा है, क्योंकि रीट सिलेबस में क्लियर रखा हुआ है कि 11th और 12th स्टैंडर्ड के प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि 11th और 12th की जो बुक्स है उसको आधार बनाते हुए एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यह सीरीज लेके आए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस प्रश्नमाला की। सबसे पहला प्रश्न है, सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है? ए एकाकी परमाणु, बी नेबुला, सी सूर्य, डी आकाशगंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल का मतलब है कि जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड और अन्य आकाशीय जो पिंड है, उन सभी को संयुक्त रूप से जो है क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड जो है, इनको संयुक्त रूप से सौर मंडल की संज्ञा दी गई। और सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए अलग अलग लोगों ने सिद्धांत दिए, जिसमें 2 तरह के सिद्धांत है, एक परंपरागत सिद्धांत और एक आधुनिक सिद्धांत। और यदि हम परंपरागत सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक सिद्धांत आता है निहारिका परिकल्पना। क्या आता है? निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। और यह जो निहारिका परिकल्पना है, यह 1796 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाप्लास। लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी 1796 में, और इस परिकल्पना के अनुसार यह कहा गया था कि सौर मंडल की जो उत्पत्ति है वह निहारिका नेबुला से हुई है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? बी नेबुला। यानी कि सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? नेबुला, निहारिका को कहा जाता है। यह ध्यान रखना, कुछ किताबों में निहारिका लिखा हुआ मिलेगा। निहारिका या नेबुला को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। अब इसके बाद यदि बात करें एकाकी परमाणु, एकाकी परमाणु की यदि बात करें तो हम जब पृथ्वी की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें
यहां बताया गया था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह एक अत्यंत सूक्ष्म, जिसका तापमान और घनत्व अत्यंत था, एक बहुत छोटा सा अणु, उसमें महाविस्फोट हुआ और उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और उस एकाकी परमाणु को जो है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति का कारण या पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण बताया जाता। लेकिन सौरमंडल का जो जनक माना जाता है वह नेबुला को माना जाता है, यह ध्यान रखना। सूर्य यह सौरमंडल का एक जो है भाग है और यहां सौरमंडल के केंद्र में है, जिसके चारों ओर जो आकाशीय पिंड निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो सूर्य केंद्र में है और ग्रह इनके चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और आकाशगंगा की यदि हम बात करें तो आकाशगंगा जो है यह असंख्य तारों का समूह है। असंख्य तारों का समूह है, जिसमें धूल के कण और गैसें भी है। और इस तरह से हमारे इस ब्रह्मांड में ऐसी हजारों आकाशगंगाएं, जिसमें से एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। मिल्की वे या दुग्ध मेखला, इस आकाशगंगा का जो भाग है, हमारी पृथ्वी जो है वह किस आकाशगंगा का अंग है? तो यह ध्यान रखना, हमारी जो पृथ्वी है वह दुग्ध मेखला मिल्की वे का भाग है। या तो यह थे सौर मंडल के जनक को लेके प्रश्न है। लेकिन आपसे सौर मंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांतों को पूछा जाए तो कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, एक बार उन पर भी हम नजर लगाते हैं, ताकि हमें यदि सिद्धांतों का प्रश्न आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, सबसे पहले बात करते हैं। पृथ्वी या सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत दिए गए। एक परंपरागत सिद्धांत, जिन्हें जो है प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं, परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं, और दूसरे हैं आधुनिक सिद्धांत। अब जो आधुनिक सिद्धांत है इसे कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट का सिद्धांत। यह जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। यह 1894 से 1896 के मध्य जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। और इसके अनुसार कहा गया था कि एक छोटा सा एकाकी परमाणु है, उसमें महाविस्फोट के कारण जो है पृथ्वी और इस सौर मंडल की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई। जबकि जो परंपरागत सिद्धांत थे यह दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? दो। एक थे अद्वैतवादी और दूसरा था द्वैतवादी। अद्वैतवादी का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति वह एक ही जो है क्षेत्र या एक ही पदार्थ से हुई है, दो पदार्थ से नहीं हुई है। जबकि द्वैतवादी सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति जो है वह दो अणुओं से हुई है, जबकि अद्वैतवादी कहता है वह एक ही अणु। अद्वैतवादी सिद्धांत दो दिए गए। एक कहलाता है वायव्य राशि परिकल्पना, यह इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई थी, और दूसरा निहारिका परिकल्पना या लाप्लास के द्वारा दी गई थी 1796 में। और इस परिकल्पना के आधार पर ही कहा जाता है कि सौर मंडल का जनक किसे, निहारिका नेबुला को कहा जाता है। द्वैतवादी सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया कि पृथ्वी की या सूर्य या सौर मंडल की जो उत्पत्ति है वह दो अणुओं से हुई है, जिसमें एक तो है ग्रहणु परिकल्पना, यह चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दी गई। ज्वारीय परिकल्पना, यह जेम्स जीन्स और जेफरी के द्वारा दी गई। द्वितारक परिकल्पना, यह रसेल के द्वारा दी गई। और अंतर तारक धूल परिकल्पना, यह ओटो स्मिथ के द्वारा दी गई। तो यह सिद्धांत आपको सामान्य रूप से पता होना चाहिए कि सौर मंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए और किसके द्वारा दिए गए। हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दी गई, वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा दी गई, या सुमेलित करने में से भी प्रश्न पूछे जा सकते थे। तो यह था सौर मंडल की उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम नहीं है। ए, दिन रात की अवधि में परिवर्तन, बी, ऋतु परिवर्तन, सी, पवन की दिशा में परिवर्तन, और डी, ध्रुव पर दिन व रात की अवधि 6 माह। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परिक्रमण गति क्या होती है। परिक्रमण गति का मतलब होता है परिक्रमण गति का तात्पर्य है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करना क्या कहलाता है? परिक्रमण। और यदि हम पृथ्वी की गतियों की बात करें तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है, एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति के क्या प्रभाव होते हैं, परिक्रमण गति के क्या प्रभाव होते हैं, पहले हम उनका अध्ययन करते हैं और इसके बाद इसका उत्तर निकालते हैं कि कौन सा जो है परिक्रमण गति का परिणाम नहीं है। तो देखिए, पृथ्वी की जो गतियां हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक कहलाती है परिभ्रमण गति, जिसे दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। ध्यान रखना, परिभ्रमण, दैनिक या घूर्णन गति, यह तीनों एक ही होती है। इसका अर्थ है पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या करना, घूमना। अपने अक्ष पर ही घूमना, किसी के चारों ओर नहीं घूमना। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसके कारण क्या बनते हैं? एक तो दिन रात बनते हैं। तो ध्यान रखना, घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति के क्या प्रभाव है? तो दिन रात का बनना। दूसरा, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति। देखिए, कोरियोलिस बल क्या होता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है एक आभासी बल की जो है उत्पत्ति होती है, जिसकी खोज या जिसके बारे में जीजी कोरियोलिस ने बताया था, इसीलिए इसे कोरियोलिस बल की संज्ञा दी गई। कोरियोलिस बल जो है वह भूमध्य रेखा पर 0 और ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। यह बहुत बार पूछा जाता है कि कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक कहां होगा और न्यूनतम कहां होगा। तो भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 यानी कि न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुव पर कोरियोलिस बल का जो है मान सर्वाधिक होता है। और कोरियोलिस बल के कारण ही क्या होता है, सुनना, कोरियोलिस बल के कारण ही जो पवने हैं या जो जल धाराएं चलती हैं, जिन्हें महासागरीय धाराएं कहते हैं, जो हम पवने, चाहे वह स्थायी पवने हैं, चाहे वह आपके जो है व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने, इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो देखिए, परिभ्रमण गति, दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण पहले तो दिन रात का बनना, दूसरा कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, तीसरा पवन या धाराओं की दिशा में परिवर्तन। अब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होता है कि यदि उत्तरी गोलार्ध में पवनें चल रही है तो वह अपनी दाईं ओर दक्षिणावर्त घूम जाती है, यानी कि दक्षिणावर्त मुड़ जाती है। और यदि वही दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है तो वह अपनी बाईं ओर वामावर्त जो है क्या है, घूम जाती है। और यहां जो 3 प्रभाव है यहां किसके हैं? परिभ्रमण गति के। इसके बाद दूसरी है परिक्रमण गति, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, जिसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं। और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 से ही 1/4 दिन समय लगता है, यानी कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? देखिए, सबसे पहले ऋतु परिवर्तन, ऋतुओं का बनना, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो सर्दी है, चाहे वो वर्षा है, चाहे शरद ऋतु है, ऋतु का निर्माण जो होता है वह सब इसी के कारण होता है। और इसी के कारण क्या बनते हैं? वर्ष बनते हैं, इसीलिए इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है।
फिर दिन रात की अवधि में परिवर्तन। देखिए होगा कि गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती है, जबकि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। लेकिन ऋतु के अनुसार दिन और रात की अवधि का निर्धारण होता है, और दिन रात की अवधि में जो परिवर्तन होता है, यहां पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति का क्या है, परिणाम है। इसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी किस पर निर्भर करता है, परिक्रमण गति पर निर्भर करता है। क्योंकि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं, और जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और इसी के कारण जो है कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण होता है। फिर सूर्य का तिरछा या सीधा चमकना, कि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और ध्रुवों पर तिरछा चमकता है, यह किस पर निर्भर करता है, या परिक्रमण गति या वार्षिक गति पर निर्भर करता है। और इसके बाद उपसौर और अपसौर की स्थिति, इसके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे कि सूर्य की जो निकटतम स्थिति है उपसौर कहलाती है, और सूर्य की जो है सबसे दूर स्थिति है वो अपसौर कहलाती है। और उपसौर और अपसौर का निर्धारण भी किससे होता है, परिक्रमण गति। और इसके अलावा और किसका निर्धारण होता है, तो वहां होता है ध्रुवों पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है, 6 माह होती है। यह भी किस पर निर्भर करता है, परिक्रमण गति पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि निम्न में से पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम नहीं है दिन रात की अवधि में परिवर्तन, यह परिक्रमण गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन, यह भी परिक्रमण गति के कारण होता है। लेकिन पवन की दिशा में परिवर्तन, यह घूर्णन गति का परिणाम है। यह ध्यान रखना, परिभ्रमण या घूर्णन गति का परिणाम है, जिसे हम दैनिक गति कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर है। और ध्रुवों पर दिन व रात की अवधि 6 माह होना, यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति का यह परिणाम है। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और इस प्रश्न से आपकी पृथ्वी की गतियों को लेकर कोई प्रश्न आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगला प्रश्न। अक्षांश तथा देशांतर के मध्य अवस्थित भाग को क्या संज्ञा दी गई है, ए कटिबंध, बी ग्रिड, सी गोरे, डी जॉन। देखिए अक्षांश और देशांतर के बीच का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। देखिए यदि हम बात करें अक्षांश की, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश, और दूसरा हम बात करेंगे देशांतर। अब देखिए अक्षांश क्या होते हैं, कि जो यहां पृथ्वी के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसके विपरीत जो यह भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के लंबवत जो खींची गई रेखाएं हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो अक्षांश रेखाएं जो है आड़ी रेखाएं होती हैं, देशांतर है खड़ी। अब सबसे पहले दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहां जो दो अक्षांश हैं इनके बीच का जो यह क्षेत्र है, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है, इसे जॉन या कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जॉन या कटिबंध कहा जाता है। जबकि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी,
इसे गोरे कहा जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की। अब यदि हम बात करें, यहां जो है अक्षांश रेखा है और यहां देशांतर रेखा है, और अक्षांश और देशांतर के बीच का जो यहां भाग है, अक्षांश और देशांतर के बीच में जो स्थित है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच जो अवस्थित भाग है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ग्रिड कहा जाता है। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है, और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध या जॉन कहलाती है। तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के मध्य अवस्थित को भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, ग्रिड कहते हैं। कटिबंध और जॉन का संबंध अक्षांशों के बीच की दूरी है, गोरे का संबंध देशांतरों के बीच की दूरी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? ए 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, सी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और डी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। सबसे पहले तो बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका जो निर्धारण है वह 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस। इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस का जो एक सम्मेलन हुआ था 1884, लगभग डेट है 22 अक्टूबर 1884, और इस सम्मेलन में जो है 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर जो है, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की जो है मान्यता दी गई, या 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का। अब 180 डिग्री देशांतर, जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वह 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहलाएगा, और जब हम पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे तो वही 180 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? सी, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही है, और दोनों को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की संज्ञा दी गई। यदि हम बात करें 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की, तो देखिए हम बात करते हैं मानचित्र के अंतर्गत, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी रेखा को क्या कहा गया है। जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या इक्वेटर की संज्ञा इसे दी गई। इसी तरह से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल की संज्ञा दी गई है,
और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहा जाता है। इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, ध्यान रखना। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। इसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत या अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहा जाता है। तो यहां पृथ्वी पर जो है मुख्य अक्षांश है। यदि हम बात करें देशांतर की, तो देशांतर में एक तो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसी तरह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन की संज्ञा दी गई है। और यह पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही है। तो यह था हमारे अक्षांश और देशांतर में कौन कौन से अक्षांश और कौन कौन से देशांतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए मीथेन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की क्या परिभाषा है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना। और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि क्यों होती है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, यहां जो है, यहां है पृथ्वी, यहां पृथ्वी और यहां इसके चारों ओर है वायुमंडल, वायुमंडल, और यहां है सूर्य। और जब सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है, इसे कहा जाता है सौर विकिरण। सौर विकिरण, और सौर विकिरण के कारण पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। जो पृथ्वी गर्म होकर यहां से विकिरण का उत्सर्जन होता है, इन्हें कहा जाता है पार्थिव विकिरण। इन्हें क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरण। तो वायुमंडल में कुछ ऐसे अवयव या गैसें होती है, वहां इन पार्थिव विकिरण को वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देती है, जिससे वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। और जब वायुमंडल गर्म होगा तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। और इसी परिघटना को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और इस प्रभाव को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव, या इसे ही कहा जाता है कांच घर प्रभाव। अब इसके कारण, यानी कि यह घटना, यानी कि हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट या कांच घर प्रभाव किस कारण होता है, यह जिनके कारण होता है उन्हें कहा जाता है
ग्रीन हाउस गैसें। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैसें। और जो ग्रीन हाउस गैसें होगी वहां यह प्रभाव दिखाएगी। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, यहां आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित ग्रह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 के नाम से जानते हैं, देखिए CO2। दूसरी जो आती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO के नाम से जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा तीसरी जो गैस है वह है मीथेन, जिसे CH4 कहा जाता है। चौथी जो है वह है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFC। इसी तरह से एक और है नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य फ्लोरिनेटेड गैसें, HFC है, PFC है। तो अन्य फ्लोरिनेटेड गैसें भी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाती है। तो CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। यदि हम प्रश्न पर नजर डालें तो निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी गैसें जो कि ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो अब ध्यान रखना ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, यहां हरित ग्रह प्रभाव दिखाती है। दूसरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह भी ग्रीन हाउस गैस है। तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, यह भी ग्रीन हाउस गैस है। तो चौथी जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका सही उत्तर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो अब सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 के नाम से जानते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यहां जो है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है, यह ध्यान रखना। और यहां जो है एसिड रेन किसे कहेंगे? जब वर्षा जल में, ध्यान रखना, जब वर्षा जल में या वर्षा जल का pH मापक्रम 5.6 से कम है, कि जब वर्षा जल का pH मापक्रम 5.6 से कम है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन के लिए उत्तरदायी जो है वह है एक तो SO2, जिसे हमने नाम दिया सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी जो है वह है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहां जो दोनों गैसें हैं यहां मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड यहां हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अब यदि हम CFC की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो CFC यहां हरित ग्रह प्रभाव के साथ साथ ओजोन सरण के लिए भी उत्तरदायी है। ओजोन सरण, या जिसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं, ओजोन छिद्र के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी किसे माना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC को माना जाता है। और इसके जो मुख्य उत्सर्जक है वह है हमारे जितने भी हम शीतलक यूज देते हैं, चाहे वह आपके रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, चाहे वह एयर कंडीशनर AC है, या अन्य जो भी शीतलक जो कि ठंडे रखने के काम आते हैं,
उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही जितने भी हमारे ये जो प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री है, ब्यूटी पार्लर से संबंधित जितने भी कॉस्मेटिक्स आते हैं, उन कॉस्मेटिक्स में भी CFC का यूज होता है। और इसलिए जहां पर कॉस्मेटिक, रासायनिक उर्वरक उद्योग ज्यादा है, वहां पर वायु प्रदूषण के दौरान जो है CFC वायुमंडल में जाती है और ओजोन का क्षरण करती है, जिसे हम ओजोन छिद्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जब हम पर्यावरणीय समस्याएं पढ़ेंगे तो उसमें हम ओजोन छिद्र पर जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा आज का ये सेशन। यहां आज की शुरुआत है जिसमें हमने, जो कि हमारा जो विश्व का भूगोल है, पर्यावरण और हमारी पृथ्वी और पर्यावरण जो है, पृथ्वी और हमारा आवास जो पॉइंट्स है, उसमें सौर मंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश देशांतर और पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से संबंधित जो प्रश्न एक तरह से पूछे जाने की संभावना है, उस पर हमने बात की। तो आज के लिए इतना ही। यही सीरीज हमारी 20 दिन तक कंटिन्यू चलने वाली है, जिसमें हम ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।